हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को पता है हम लोग जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पंजाब का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिससे कि हमारा 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। फर्स्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए थे एंड नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन आज जो है हम लोग 30 MCQ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं गाइज। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है इसको पढ़ाई करने में, तो इसको पूरा वीडियो कंप्लीट होता ही मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसके अंदर में आप लोगों को पूरा 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट के कंटेंट के अंदर, तो इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखिए आप लोग कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे क्या दिया गया है, प्री डायबिटीज इज द टेस्ट that is used for individuals that do not have the criteria, that do not meet the criteria for the diabetes but too high, but are too high to be considered normal. Which of the following is accurately characterized? Diabetes is the term used for individuals that do not meet the criteria for diabetes are too high to be considered normal. Which of the following statement accurately characterize pre-diabetes? तो ये जो प्री डायबिटीज है इसको कौन सा मतलब किया आप लोग उसको कैरेक्टराइज करोगे, उसका मेन जो इम्पोर्टेंट क्या है। आप लोगों का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है ये 120 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर होगा तो क्या आप लोग उसे प्री डायबिटीज बोलोगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम 126 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम 110 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऐसा कौन सा आप लोगों को लगता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होगा तो ही जाके आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्री डायबिटिक आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप लोग फास्टिंग आप लोगों का कितना नॉर्मल रेंज रहता है और उसके बाद आप लोगों का पीपीबीएस का कितना नॉर्मल रेंज रहता है, और आप लोग जानते हो बाकी पीजीबीएस के बारे में, और आप लोगों का HbA1c। दीज आर योर वैरायटी ऑफ व्हाट शुगर टेस्ट, यस और नो। सो लेकिन फास्टिंग ब्लड एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एक डायबिटिक आप लोग उसको नहीं बोलोगे, नॉर्मल भी नहीं बोलोगे, लेकिन प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज होने वाला होता है। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम अगर 110 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में हो रहा है, देन यू कैन से दिस एज प्री डायबिटिक। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को पूछा है ग्लूकोज एंड मैनोज आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ग्लूकोज हो चाहे मैनोज हो, ये दोनों आप लोगों के क्या होते हैं, दीज आर योर कार्बोहाइड्रेट्स, यस और नो। दीज आर योर कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कोर्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या ये एनोमर है, क्या ये एपीमर है, क्या ये आइसोमर्स है, या फिर ये नॉन यानी कोई नहीं, नॉन तो नहीं होगा हुआ। तो क्या हो सकता है ग्लूकोज एंड मैनोज का अगर आप लोग देखोगे कॉन्फ़िगरेशन, C2 कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन 2 पोजीशन में जो कार्बन पोजीशन में जो कॉन्फ़िगरेशन है, दीज आर योर डिफरेंट, ये क्या है, is different. So we can say this as these are your epimers. बायोकेमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग देख रहे हो, हुआ। बायोकेमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना है, मैनोज का स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद फिर बताना है ये एनोमर है, एपीमर है, आइसोमर है या फिर कुछ और। चलिए चलते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोग चाहते हो तो दिल से सब्सक्राइब कर लो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ए हॉलो एंजाइम इज, हॉलो एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट है, एक एपो एंजाइम है, एक को एंजाइम है, या फिर ऑल ऑफ दिस है, यानी कि ये सारे चीजें होते हैं। हॉलो एंजाइम कहाँ से सुना है आप लोगों ने वर्ड, मैं क्या इस चीज को बोल सकती हूँ, एक हॉलो एंजाइम जो होता है दैट इज ए कंप्लीट एंजाइम। तो फिर आप लोग बोलोगे क्या कंप्लीट एंजाइम नहीं होता है, क्या हमारे जितने सारे एंजाइम है वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो एक कंप्लीट एंजाइम का पास क्या होता है ना, उसके पास एक फंक्शनल यूनिट होता है, उसके पास एपो एंजाइम होते हैं, उसके पास को एंजाइम भी होते हैं। इसीलिए ये तीन नेचर, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीन गुण, 36 के 36 गुण जिसका मिलते हैं वो कहलाता है आप लोगों का कंप्लीट एंजाइम। जैसे ऐसे नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना है माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में जनरली, दैट इज एग्जांपल में बता रही हूँ। ठीक है, सो इनकम्प्लीट एंटीजन्स आर कॉल्ड एज योर हेप्टेन्स, यस सर, ऐसा कुछ सुना है कि नहीं,
इनकम्प्लीट एंटीजेंस यार योर हेप्टेन्स एंड नॉर्मली फूल जो हमारे एंटीजन होते हैं वे तो होते ही हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज सेड टू बी गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा क्यों, बिकॉज, तो ये को तो क्वेश्चन पूछा ही है क्यों है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को आप लोग गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हो। एचडीएल कंटेन्स, एचडीएल मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सब लोग जानते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो अगर अगर ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, अगर ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज HDL contains enzyme to break down cholesterol। HDL के पास एक एंजाइम होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन कर देगा। HDL carries cholesterol from liver to tissues where it is further metabolized, और HDL carries cholesterol from tissues to liver from where cholesterol is excreted। and next दिया गया है आप लोगों को HDL inhibits cholesterol synthesis, यानी क्या ये HDL कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को, फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। क्या काम होता है एसडीएल का, चलिए बताइए आप लोग मुझे, एसडीएल का क्या काम होता है। ये एसडीएल आप लोगों के बॉडी में क्या करता है। एसडीएल आप लोगों का जो होता है, ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये आप लोगों को क्या करना चाहिए सारे जगह से कलेक्ट कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके उसको लीवर में क्या कर देता है, उसको एक्सक्रीट, एमोनिया प्रोडक्शन होने में या फिर एक्सक्रीशन होने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे हो, ये कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज, फ्रॉम वैरायटी ऑफ टिश्यूज से ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है एंड पहुंचा देता है। ये कहाँ पे, ये लीवर पे हुआ, लीवर पे पहुंचा देगा और वहीं पे क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स इन, ग्लाइकोलाइसिस क्या कहाँ पे होता है। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाय यानी ग्लाइकोजन, ओके, ग्लाय यानी ग्लाइकोजन होता है, ओके। लाइसिस यानी डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन हुआ, डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन का डिस्ट्रक्शन या फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, साइटोप्लाज्म पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, या फिर गोल्गी एपेरेटस पे होता है। कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों का होता है साइटोप्लाज्म पे। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म पे। सो दिस इज द सेल। एंड अगर मैं थोड़ा सा इसका क्या कर दूं, कलर को चेंज कर दूं, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो ये जो है सेंट्रली आप लोगों का न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड दिस पार्ट इज योर साइटोप्लाज्म, एंड दिस पार्ट इज योर साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर में ही क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन इन लो डोजेज shown to be the value of in preventing myocardial infarction by। तो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक। जनरली आप लोग जनरल टर्म क्या यूज करते हो उसके लिए, हार्ट अटैक यूज करते हो। तो अगर हार्ट अटैक हुआ है तो थोड़ा सा एस्पिरिन आप लोगों को लो डोज में दिया जाता है और इसको बोला जाता है ऐसे कि ये थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम योर हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन में दिया गया है इनहिबिटिंग प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, preventing platelets adhesion, initiating platelets activation, retracting the blood clot। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोगों को क्या लग रहा है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है ये, प्लेटलेट का एडेशन यानी एडेशन का मतलब होता है गम जैसा चिपक जाना, उसको प्रिवेंट करता है, या फिर प्लेटलेट को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, या फिर ब्लड क्लॉट जो हो रहा है उसको रिट्रैक्ट करता है। चलिए समझते हैं इस चीज को।
हार्ट अटैक के टाइम पे अगर आप लोग एस्पिरिन ले रहे हो, ये एस्पिरिन का यही काम होता है, इट मेक्स योर ब्लड थिन। ये आप लोगों के ब्लड को क्या कर देगा, थिन कर देगा, पतला कर देगा। सो आप लोग पूछो कि इससे क्या फायदा होने वाला है, तो आप लोग जानते हो कोई भी चीज अगर थिन हो जाता है, मैं उसको डायरेक्टली पर्टिकुलरली डाइल्यूट तो नहीं बोल सकती, बट ऐसा बोल सकती हूँ जरूर कि ब्लड जो है अगर थिन हो जाएगा, क्या उसमें क्लॉट होगा, क्या उसमें कोआगुलेशन होगा? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा एनालिसिस करो। कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड फ्लूइड चीज अगर थीन हो रहा है, तो उसमें क्या आप लोग कोआगुलेशन क्लॉटिंग वगैरह देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए अगर मैं ये बोलूं ब्लड क्लॉट जो हो रहा है उसको ये रिट्रैक्ट करता है, क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है, तो क्या ये आंसर सही हो जाएगा? क्या ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा? अगर आप लोग एस्पिरिन लेते हो, एस्पिरिन अगर आप लोग लेते हो, दैट इज ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो ये थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा इस मैकेनिज्म के थ्रू इट रिट्रैक्ट्स योर ब्लड। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है ग्लूकोज लेवल इन प्लाज्मा इज इंक्रीज्ड बाय। ग्लूकोज लेवल जो है आप लोगों के प्लाज्मा में इंक्रीज कर जाता है, कैसे, कब, क्यों? चलिए समझते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है? ग्लूकोज, न्यू मतलब है न्यू, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, लेकिन फ्रॉम नॉन ग्लूकोज सोर्सेस। अरे नॉन ग्लूकोज सोर्सेस, फ्रॉम योर नॉन ग्लूकोज सोर्सेस से आप लोग क्या करते हो, अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है दैट इज योर ग्लूकोज। तो फिर आप लोग पूछोगे कौन सा नॉन ग्लूकोज सोर्स है? भाई फैट्स है, फैट्स है, यस सर। तो नेक्स्ट में दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाना, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाना इज योर ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लाइकोजन अगर सिंथेसिस हो रहा है, या फिर ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लाइकोजन का इंक्रीज हो जाना, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज लेवल आप लोगों के प्लाज्मा में कब इंक्रीज होते हैं, कब इंक्रीज होते हैं? जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होते हैं। ग्लाइकोजन आप लोगों का कब ब्रेकडाउन होता है? वेन एवर यू आर इन फास्टिंग, अगर आप लोगों को एनर्जी चाहिए तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजन आप लोगों के बॉडी में स्टोरेज फॉर्म फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज स्टोर होकर रहता है ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज रिलीज होगा कि नहीं होगा? यस सर नो, यस सर नो। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा आप लोगों के प्लाज्मा में, आप लोगों को एनर्जी मिलेगा, यस सर नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर, विटामिन डी आप लोगों का किस चीज के लिए नेसेसरी होता है? विटामिन डी आप लोग जानते हो, आप लोगों को दिया जाता है कैल्शियम, जब आप लोगों को टैबलेट दिया जाता है खाने के लिए, उसके साथ आप लोगों को विटामिन डी दिया जाता है, ताकि इट हेल्प्स इन योर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या सही होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए बी ये दोनों सही नहीं होंगे? बोन्स के लिए, टीथ के लिए, ये दोनों का आप लोगों का क्या है, बोन्स और टीथ आप लोगों का जो है, दीज आर योर कैल्शियम रिच ऑर्गन्स। तो इसमें भी एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन डी जरूरत होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडी इंड्यूसेस इन। सो दिस इज योर इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी का इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री अभी खत्म हो रहा है, ये आप लोगों का नहीं इम्यूनोलॉजी नहीं बोलूंगी, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन सा इम्यूनिटी होता है? तो आप लोगों को जानते हो, आप लोग इम्यूनिटी जो है डिवाइड हुआ है आप लोगों का नेचुरल में और आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल फिर से डिवाइड हुआ है एक्टिव में, पैसिव में, जो भी है आप लोग स्कीमेटिक डायग्राम आप लोग जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। तो आंसर में आप लोगों को क्या बताना है, आईजीजी जो है मदर से अगर एंटीबॉडी जो है आईजीजी एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है टू इट्स फिटस, तो ये कौन सा एंटीबॉडी हो जाएगा, कौन सा एंटीबॉडी हो जाएगा? यस, दिस इज योर नन अदर देन पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी तो है लेकिन पैसिव है। फ्रॉम मदर टू इट्स बेबी ये ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसप्लासेंटली, सो दिस इज द पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों को पूछा गया है, एसिटाइल कोए इज प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एसिटाइल कोएंजाइम ये जो होता है इज प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल, ये चार के चार चीजें जो दिया गया है,
एसिटाइल कोए जो है इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन किसी एक चीज हेल्प नहीं करता प्रोडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ टीसीए साइकिल करता है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड करता है ग्लूकोज में, इसके लिए भी एसिटाइल को एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। बट कोलेस्ट्रॉल जो है इसके लिए एसिटाइल को ए इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कोलेस्ट्रॉल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एसिटाइल को ए इज प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल। जल्दी से आंसर बता दीजिए। 42 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का, द सीरम लाइपोप्रोटीन विद द हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, yes, that is your none other than that is your LDL, बीटा लाइपोप्रोटीन। इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे, हुआ। चलो आगे आज देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन पूछा है। A positive nitrogen balance occurs in all except, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एनालिसिस करना, फिर ऑप्शन देख के आंसर बताना। नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन हमारे बॉडी में होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस एक होता है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जब हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होते हैं और आप लोग लेते भी हो, एंड दैट इज ऑल्सो यूज्ड। एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी होता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, 1 मिनट, नो प्रॉब्लम, आप लोग लीजिए और बताइए आंसर। तपस्विनी बताए हैं डी, ओके। तेजस्विनी डी। अच्छा, आप लोग जो बता रहे हो, मुझे मुझे अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या फिर एक्सप्लेनेशन मिल जाता तो ज्यादा सही रहता। मिलेगा मेरे को? तपस्विनी, तेजस्विनी, अगर आप लोग डी को बता रहे हो, देन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर टेलिंग दिस क्वासी वर्कर? क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप? नहीं तो बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, यू कैन आंसर। या फिर अगर इसके बारे में नहीं पता है, देखिए मतलब बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। inadequate amount of protein, yes, 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 very good, very good। क्वासी वार्कर डिसीज, बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये क्वासी वार्कर डिसीज जो होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज है। प्रोटीन कंटेन योर नाइट्रोजन, अगर क्या होता है, हाँ एक चीज बता दूं नाइट्रोजन बैलेंस के बारे में, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के बारे में। आप लोगों को सपोज ये जो बता रहे हैं, जैसे कि तपस्विनी और तेजस्वी ने, कि आप लोगों को नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन, जो प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्वासी वर्कर हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने ये वाला ऑप्शन को चूज किया है। थोड़ा सा देख लो, नाइट्रोजन आप लोगों के बॉडी में जब आप लोगों का प्रोडक्शन ऑफ बोन्स हो या फिर आप लोगों का कोई भी ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, आप लोगों के बॉडी में ग्रोथ के लिए आप लोगों को सपोज नाइट्रोजन चाहिए और आप लोग नाइट्रोजन ले रहे हो और ये ग्रोथ में यूज हो रहा है, फिर भी आप लोगों के पास बैलेंस है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। आप मतलब जनरली सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज आप लोगों को 20 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपके बॉडी में के लिए चाहिए और आप लोग जनरली 40 मिलीग्राम का लेते हो, तो 20 मिलीग्राम क्या होता है ना, वो एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन इन केस जब आप लोगों का ग्रोथ होता है, उसी टाइम पे आप लोगों को 20 की जगह 30 मिलीग्राम मतलब 20 मिलीग्राम आपको बॉडी को चाहिए और ग्रोथ के फैक्टर के लिए आप लोगों को 10 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा ना, आप लोग आपके बॉडी जो है 30 मिलीग्राम यूज भी करेगा और बाकी आप लोगों का और 10 मिलीग्राम अगर चाहिए नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट होगा, वटेवर होगा जो होगा उसके पास एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो ये आप लोगों का हर एक चीज में होता है, ग्रोइंग इन्फेंट में, फॉलोइंग सर्जरी में होता है, एडवांस कैंसर सेल में, बिकॉज नाइट्रोजन आपके बॉडी को चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मतलब आप लोगों के पास नाइट्रोजन जितना चाहिए वो उसको छोड़ के आप लोगों के पास एक्स्ट्रा भी हो रहा है। लेकिन क्वासी वर्कर में क्या हो रहा है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। क्या इस टाइम पे प्रोटीन डेफिशिएंसी जब आप लोगों के बॉडी में है, तब आप लोगों का पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो पाएगा क्या? थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ने ही आंसर बताया है, बाकी सारे बच्चे नहीं बताए हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जब आपके बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, तो क्या आप लोगों का नाइट्रोजन आप लोगों के बॉडी में नॉर्मल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव मतलब एक्स्ट्रा आप लोगों का जो ग्रोथ फैक्टर के लिए चाहिए।
क्या ये एक्स्ट्रा रहेगा नाइट्रोजन आप लोगों के बॉडी में? क्वासी वर्कर आप लोगों का प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। इतना क्लियर सब लोगों का? प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्वासी वर्कर डिसीज होता है। हाँ या ना करके बोल दो। यस, प्रोटीन डेफिशिएंसी आप लोगों का क्वासी वर्कर हो गया। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ योर, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ योर, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। इट कंटेन्स योर, जैसे कि तपस्वी हमारे बता रहे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन आप लोगों के पास ज्यादा अमाउंट में होगा तो ज्यादा ग्रोथ होगा, वट जो जो भी होना चाहिए होगा। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस उसको कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ऊपर जो तीन चीजें हैं आप लोगों का होगा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में। लेकिन जब आप लोगों का बॉडी में प्रोटीन ही डेफिशिएंट है, ये सारी चीजें डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो सकता है क्या? हाँ या ना? आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? समझ रहे हैं ना सब लोग? हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, कंट्रोल ऑफ यूरिया साइकिल इन्वॉल्व्स द एंजाइम। यूरिया साइकिल, अर्निथाइन साइकिल, व्हाटएवर जो भी साइकिल आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा। अर्निथाइन बोल रहे हूँ इसका मतलब ये नहीं, बिकॉज एक चीज आप लोगों को हिंट में बताती हूँ तपस्विनी तेजस्विनी, क्योंकि आपने ही आंसर बताया है। यूरिया साइकिल में ये 4 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला हिंट, फर्स्ट हिंट इज, ये 4 के 4 एंजाइम यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। एंड इफ आई विल डिस्कस द सेकेंड हिंट, पूछा है यूरिया साइकिल में कंट्रोल वाला एंजाइम कौन सा है? यूरिया साइकिल को कंट्रोल करने वाला एंजाइम कौन सा है? बिकॉज 4 के 4 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ क्या होगा आंसर? क्या हुआ? डिफिकल्ट लग रहा है? 2-3 स्टूडेंट्स तपस्विनी तेजस्विनी बता तो रहे हैं वो भी गलत, और प्रियंका भी अभी अटेम्प्ट लिए हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? हम्म, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सुभस्मिता, सौम्या, ममता, दीपिका, रूपा, सुचित्रा देवी, अनीता, स्थिति, तिलिसा, प्रियंका, सौम्या, सेवती, आप लोग बता नहीं रहे हैं ना, इसलिए बता रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसा क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली वैसा ही हमारे वोटर पॉलिसी में आएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या पता एक दो इसमें से अगर आ जाए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू ना, है ना? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू जो सारे बुक्स में दिए हैं, इट डजंट मीन कि जो बुक्स आपके सैंपल पेपर में जो दिए हैं क्वेश्चंस वो सब कुछ आपके एग्जाम में आ जाएगा। बिकॉज बायोकेमिस्ट्री जैसे कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, उन लोगों के लिए जीके जैसा है, आप लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री वैसा है। यस और नो? यू कैंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन बायोकेमिस्ट्री। यस और नो? जैसे कि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जीके में आप लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, लोकल स्टैटिक, करंट अफेयर, क्या भी कुछ भी पूछ सकता है। बायोकेमिस्ट्री वैसा ही कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आप लोग कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं है यही बुक आप लोग पढ़ के बायोकेमिस्ट्री का आंसर दे दोगे ना। ना 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 ना, ऐसा मत सोचना, ठीक है? तो बायोकेमिस्ट्री में ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कशन करना होगा। हुआ? तो वो ये 4 के 4 एंजाइम्स जैसे कि मैंने बताए हैं कि ये आप लोगों का यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कंट्रोल ऑफ यूरिया साइकिल जो होता है, ये इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, कार्बामोइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज, ये एंजाइम जो है ये यूरिया साइकिल को कंट्रोल करता है। अर्निथाइन और ये दोनों जो है फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन कंट्रोल के लिए ये। हुआ? सब लोग थोड़ा सा लिख लो, मैं उसको क्या करती हूँ, वो मेरा रेड रेड कलर का मैं बैक कर लेती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, लिख लो। जिन लोगों को लिखना है लिख लो। कंट्रोल ऑफ यूरिया साइकिल इन्वॉल्व्स एंजाइम हाइफेन कार्बामोइल फॉस्फेट फॉस्फेट सिंथेटेज। हुआ? सुचित्रा, ये क्वेश्चन आया था कोई प्रीवियस पेपर में? ओहो,
होगा, आया होगा कहीं पे भी। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा सकता है। ओके, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन किया जाए? द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा एल्ब्यूमिन आर। सुभस्मिता और तेजस्विनी, आपने ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ाई किया था? सुभस्मिता एंड स्मृति लिसा एंड तेजस्विनी, आपने ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ाई किया था? एक्चुअली आई वांट टू नो, या फिर ऐसे ही गेस करके बता रहे हैं? तेजस्विनी ने गेस किया, ओके। और आप तीनों का गेस जो है वो एकदम सही है, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी बोथ जो है वही सही है। मतलब ऑस्मोसिस में प्लाज्मा एल्ब्यूमिन हेल्प्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट के लिए भी, आप लोगों का प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट भी होता है। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन आल्सो हेल्प्स इन योर ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट भी करता है आप लोगों का प्लाज्मा। तो आप तीनों ने, मुझे लगा कहीं से पढ़ाई किया होगा, तो इसमें से सोर्स मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने गेस किया था। ओके, लेट इट बी, सही आंसर है। हुआ? बाकी सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ऑस्मोसिस एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, ये दोनों फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का। हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच एंजाइम प्रोटेक्ट्स डीएनए फ्रॉम डैमेजिंग? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए को प्रोटेक्ट क्या करता है? फ्रॉम डैमेजिंग, फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग। डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, टेलोमरेज। तपस्विनी भी बता रहे हैं, ममता भी बता रहे हैं। तेजस्विनी बोल रहे हैं बी, टोपोआइसोमरेज। सुचित्रा सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। सब लोग अटेम्प्ट लो, देखते हैं। माइनस मार्किंग तो नहीं हो रहा ना, तो देखते हैं। सुस्मिता, रामली, सौम्या, ममता, दीपिका, रूपा, देवी प्रसाद, अनीता, आप लोग बताओ। स्थिति बताओ, स्थिति आजकल कुछ बता नहीं रही है। प्रियंका को प्रोटेक्ट अपना डीएनए पॉलीमरेज करता है, फॉर्मेशन होगा। यस यस, 46 46। लीजिए, 45 का बोल रही थी क्या? डी होगा, 45 का डी ही होगा। 46 का पूछ रही थी। डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम व्हिच प्रोटेक्ट्स डीएनए फ्रॉम डैमेजिंग। सब लोग याद रख लेंगे इस चीज को। हुआ? सब लोग याद रख लेंगे इस चीज को। नहीं तो लिख लो, डीएनए पॉलीमरेज। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। लीजिए, लिख चुके हैं बिल्कुल। इससे हमारा ये पेज हुआ खत्म। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इज दैट ऑफ। जो लोग बी बता रहे हैं उन लोगों को यही लग रहा होगा ना कि आयरन एंड फॉलिक एसिड का टैबलेट गवर्नमेंट हर घर में फ्री में देता है ना, फीमेल को। हाँ, तो देता है तो डेफिशिएंसी क्यों होगा भाई? जब देता है तो सब लोग ले चुके हैं और ले भी रहे हैं फ्री में, तो डेफिशिएंसी क्यों रहेगा वो? हो रहा है इसलिए देता है, लेकिन अभी सब लोग खा चुके हैं, अभी नहीं हो रहा। आयरन का देता है ना, आयरन एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सेकेंडरी, आयरन इज मेन, लेकिन आयरन ऑप्शन में दिया नहीं है, सो करेक्ट आंसर विल बी विटामिन ए। अगर आयरन होता मेजरली 80%, यू हैव टू चूज
आयरन। अगर आयरन ऑप्शन में नहीं दिया है देन यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर विटामिन ई। हुआ? याद रह जाएगा ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलत तो नहीं कर दोगे? याद रख लो, याद रख लो। हुआ? ओके। वाटर soluble vitamins आर सी एंड बी बताने से मैं क्या समझू? मतलब ऑप्शन नंबर बी एज वेल एज ऑप्शन नंबर सी, या बी एंड सी, क्या समझू मैं? वही रूपा बी, अनीता सी। विटामिन बी एंड सी लिखो, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी लिखो। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आप लोगों के आंसर से। ऑप्शन सी, यानी वाटर soluble vitamins आर योर विटामिन बी एज वेल एज योर विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? उसका टेक्निकल टर्म क्या है? विटामिन सी, यस, ascorbic acid. Yes, very good all of you. ascorbic acid. बी 12 का क्या नाम है? बी 12 का क्या नाम है? कैल्सिट्रायल किसने लिखा था? लीजा। सियानोकोबालामिन, यस। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, allopurinol is competitive inhibitor for। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, डोंट वरी, वी विल डिस्कस। लेकिन इफ एनीवन who want to try or who want to guess something, you can try. No minus marking is there. सौम्या डी, स्वरूप डी, स्मृति, अच्छा स्मृति का, स्मृति लिसा डी, प्रियंका डी, रूपा ए, ममता डी, अनीता डी। लोग ए बता रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर सेइंग दिस ऑप्शन नंबर ए, यानी प्यूरिन सिंथेज का इनहिबिटर एलोप्यूरिनल है? ऐसा एलोप्यूरिनल एक्चुअली है क्या? व्हाट इज दैट एलोप्यूरिनल? एलोप्यूरिनल क्या है? दिस इज अ ड्रग, दिस इज ए ड्रग। हुआ? टैबलेट, मतलब उसको ड्रग ही बोलते हैं, हम लोग टेक्निकली बोलेंगे ना, जैसे टैबलेट थोड़ी बोलेंगे, है ना? दिस इज ए ड्रग। ये एक चीज को इनहिबिट करता है, या फिर कंपिटेटिव, उसको कंपिटिशन करके इनहिबिट करता है एक चीज को। ये एक एंजाइम हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। चलो अब बताओ, चलो अब बताओ। वेरी गुड स्वरूप, xanthine ऑक्सीडेज। तो ये एलोप्यूरिनॉल जो होता है, ये शायद यूरिक एसिड जब आप लोगों के बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, एलोप्यूरिनॉल आप लोग लेते हो टू डिक्रीज दैट। सब लोग सुन रहे हैं? आप लोगों के बॉडी में व्हेन योर यूरिक एसिड लेवल इज इंक्रीज इन योर बॉडी, this allopurinol drug is used to lower that uric acid level in your body. ये सेंटेंस आप लोग याद रख लेना, ठीक है? कहीं पे आगे कोई क्वेश्चन या फिर किसी बेसिस पे कुछ पूछ ले तो एलोप्यूरिनल नाम याद रखिएगा, ठीक है? सो आंसर इज योर xanthine ऑक्सीडेज। यूरिक एसिड साइकिल में होगा शायद, यूरिक एसिड साइकिल मैंने नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक हो सकता है, इसलिए इसका ये इनहिबिटर है। विटामिन ए सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए जो है वाटर soluble विटामिन है या फैट soluble विटामिन है? फैट soluble विटामिन, नो डाउट। विटामिन चैप्टर सब लोगों का क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओलिगोसैकेराइड
contain sugar units. कार्बोहाइड्रेट चैप्टर एकदम हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं and I am expecting everyone will answer this question. Good, very good, very good. तो अगर मैं पूछूं only one number of sugar units are there, then we call this as monosaccharides. We call this as monosaccharides. If I will say two sugar units are there, then I have to say, if I have two sugar units, two molecules of sugar units are there, then I will say that disaccharide. If I have 2 to 10 number of sugar units, then I can say that oligosaccharide. If I have more than 10 sugar units, yes, very good. Then I will call this as polysaccharide. Good. Carbohydrate chapter सब लोगों का clear है. Good. सही है. ये हम लोग आ गए. अब बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर. तो चलो, फिर गलती ना हो जाए. SGOT and SGPT, ALT and AST है ना. ALT and AST है ना. जनरली लीवर के एंजाइम्स होते हैं. तो फिर क्यों आप लोगों ने SGOT को एक इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस ऑफ डिसीज ऑफ हार्ट के लिए बताया? एनीवन हु विल आंसर, एक्सप्लेन करके. मनीषा, आई अंडरस्टैंड, फुल फॉर्म नहीं बताना है मुझे. ये चाहिए कि आप लोगों को पता है SGOT एंड SGPT ये दो आप लोगों के एंजाइम्स है लीवर का, मेन इंपॉर्टेंट लीवर एंजाइम्स. तो आप लोगों ने यहीं पे नॉन को भी तो चूज कर सकते थे. SGPT जो एंजाइम है, SGPT, that is a specific enzyme which will indicate your liver disorder. Yes or no? SGPT जो है that is very much specific to your liver and will convey or identify your liver disease. But this SGOT जो होता है, it will be for your liver as well as for your heart, as well as to some extent for your kidney too. To some extent. Yes. बिल्कुल. लीजिए, लिख चुके हैं. वेरी गुड, आपका याद रह जाएगा. SGPT is only specific for liver, but SGOT जो होता है involve all part of the body, most probably your heart, then is your kidney. लेकिन यहीं पे आप लोगों को heart kidney दोनों दे दिया है, लेकिन maximum percentage में you have to choose the heart. So the answer will be heart. Is that clear all of you? Yes, heart will be the answer. All clear? चलें आगे. चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following is a structural protein? स्मृति लिसा बी बता रहे हैं, सेवती ए बता रहे हैं, लीजा ए बता रहे हैं. आंसर विल बी योर कोलाजन. अगर ऑप्शन में केराटिन देता तो भी सही होता. हुआ? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड. चला 12th isoelectric pH an amino acid exists आज. थैंक गॉड आप लोगों ने आंसर बता दिया, वो भी सही.
ज्विटर आयंस। आइसो यानी सिमिलर इलेक्ट्रिक पीएच जब आप लोगों का होता है अमीनो एसिड का, they exist as your ज्विटर आयंस। वेरी गुड, गुड 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 गुड। hypogonadism develops due to deficiency of, सोच समझ के पढ़ के एनालिसिस करके सर आंसर बताओ। हाइपोगोनाडिज्म, हाइपो यानी डिक्रीज हो रहा है, गोनाडिज्म यानी रिलेटेड टू योर गोनेट्स, एंड इसमें कौन सा हार्मोन डिक्रीज हो रहा है? एनीवन, क्या कौन सा हार्मोन डिक्रीज हो रहा है? कौन सा हार्मोन डिक्रीज हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन। यस यस। तो ये कौन सा डेफिशिएंसी से आप लोगों का होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ योर, यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज योर जिंक। यस, hypogonadism develops due to the deficiency of zinc. Good, very good. Next, 56 number, respiratory distress syndrome in the premature infant is due to the deficiency of, बताओ आंसर बताओ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सिंड्रोम आप लोग जानते हो, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड एज योर सिंड्रोम इन द प्री मैच्योर इन्फेंट, इन्फेंट प्री मैच्योर, जो यू कैन से दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोगों का, जब आप लोगों का जो हर्ट का जो स्टार्टिंग फेज होता है, हर्ट का फॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है ना, यस नो, फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोगों का कार्डियोलिपिन नहीं होगा। स्वरूप, आपने सोचा तो सही कि हार्ट मैंने बताया तो इसलिए आपने कार्डियोलिपिन बता दिया, लेकिन वो नहीं होगा। जो ये 4 वर्ड में से जो वर्ड आप लोगों को सुना सुना सा लग रहा है वो सही है। हिंट यही है, हिंट यही है, जो वर्ड आप लोग सुने हो, जानते हो, सुना सुना सा लग रहा है, वही आंसर है, दैट इज योर लेसिथिन। प्री मैच्योर इन्फेंट जब होता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्या होता है ना, दिस लेसिथिन के डेफिशिएंसी से ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ये आप लोगों का, इस वजह से आप लोगों का क्या होता है ना, बच्चे मर जाते हैं, वहीं पे वो अच्छे से नहीं कर पाते, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका सब कुछ हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, so they die, so lecithin is there, lecithin is required। हुआ। नेक्स्ट है the acceptor arm in the tRNA molecule has, आरएनए आप लोग जानते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी आरएनए आप लोग जानते हो टीआरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ये सबको जानते हो आप लोग ना, 12th क्लास में पढ़ाई किया था ना, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा करके। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। हुआ, ऐसे आरएनए वगैरह आप लोग ने सुना होगा। पूछा है टीआरएनए, टीआरएनए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, याद आ रहा है आप लोगों को? तो पूछा है एक्सेप्टर आर्म, जो ऊपर वाला आर्म होता है टीआरएनए का, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सेप्टर आर्म। उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? यानी ए के साथ टी होगा ना, एडेनिन के साथ थायमिन, एटीजी गुआनिन के साथ साइटोसिल, है ना, एटीजीसी करके ऐसे बेस पेयर्स होते हैं ना, यस और नो, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? एटीजीसी करके ऐसे आप लोगों के बेस पेयर्स बनते हैं, हाँ या ना बोल दो। ए का मतलब होता है एडेनाइन, टी का मतलब होता है थायमिन, गुआनिन, साइटोसिल, यस। तो पूछा है टीआरएनए का जो एक्सेप्टर आर्म, मैं बताती हूँ, एक्सेप्टर जो ऊपर वाला है, टीआरएनए का जो ऊपर वाला जो है, ये होता है टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म। पूछा है ये एक्सेप्टर आर्म में कितने बेस पेयर्स होते हैं?
क्या क्वेश्चन पूछा है। ऐसे अगर और ट्रिपल एस में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कितना स्कोर करोगे बताओ तो। तपस्वी 0, स्वरूप भी 0। भगवान करूँ तो एमती क्वेश्चन नो। थोड़ा सा ज्यादा ଛାଡିଦେଲେ ବେଟର। ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ମାନେ ସବୁତକ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ବଏଜ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ହୁଏ, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁତକ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ ମାର୍କ ଗୁଡାକ। ଝିଅମାନେ କିଛି କରିବେନି, नेगेटिव मार्क रहेगा। एग्जाम से पहले बता दूंगी कितना कितना अटेम्प्ट लेना है, उसके बारे में क्या क्या करना है। पढ़ाई सब लोगों ने -100 पढ़ाई सब लोगों ने कर लिया है, जितना करना था बाकी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम से पहले बताऊंगी मैं कैसे कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, पहले जाके कौन सा आंसर करना है, मैथ्स इंग्लिश कौन सा क्या करना है, कितने मार्क्स का आप लोग अटेम्प्ट करोगे, सब कुछ ठीक है। डोंट वरी, ऐसा नहीं स्वरूप सब कुछ करके आना है। 7 बेस पेयर एक्सेप्टर आर में आप लोगों का टीआरएनए मॉलिक्यूल का 7 बेस पेयर्स होते हैं। हुआ, याद रख लेना। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को फोटो दिखाऊंगी टीआरएनए मॉलिक्यूल कितना कैसा दिखता है, और एक्सेप्टर आर में कितने बेस पेयर्स होते हैं, बाकी सारे आर्म्स में कितने सारे बेस पेयर्स होते हैं दिखाऊंगी मैं, ठीक है। बेंस जोन्स प्रोटीन प्रेसिपिटेट्स इन। बेंस जोन्स प्रोटीन आप लोगों ने कहीं पे सुना है, कहाँ पे सुना है? मल्टीपल माइलोमा, स्वरूप वेरी गुड। यस 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 यस, मल्टीपल माइलोमा के केस में यू सी दैट बेंस जोन्स प्रोटीन। तो ये पूछा है बेंस जोन्स प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट कितने टेम्परेचर में होता है। नहीं आ रहा है तो गेस कर लो। प्रियंका, लीजा, स्थिति, रूपा बता रहे हैं बी, स्वरूप ए। तो करेक्ट आंसर इज योर 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री टेम्परेचर में ये बेंच जोन्स प्रोटीन, एक्चुअली ये इतना स्पेशल क्यों है, ये प्रेसिपिटेट इतने में कर जाता है, फिर 100 डिग्री में उसका कुछ होता है, फिर से जब आप उसको 40 to 60 डिग्री कर दोगे फिर से वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नहीं तो बाकी ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वो मिल जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। 40 से 60 डिग्री के बीच में प्रेसिपिटेट करेगा, बाकी फिर से उसका टेम्परेचर रेंज चेंज करोगे तो वो चेंज होगा, फिर से 40 से 60 के बीच में अगर होगा तो फिर से प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इसका यही खासियत है, कहीं से मैंने पढ़ाई किया था इसको। rancidity of fat is due to hydrogenation of unsaturated bond, hydrolysis of ester link, substitution reaction, addition of halogen। प्रियंका, तपस्विनी, सेवती बताए हैं बी यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लिंक्स। बाकी सारे स्टूडेंट्स आप लोग बताइए। आप लोगों ने कहीं से पढ़ाई किया था? जनरली रैंसिडिटी ऑफ फैट होता है आप लोगों का ऑक्सीडेशन से, है ना। ऑक्सीडेशन से होता है जब आप लोग कोई भी फैट मटेरियल्स आप लोग बाहर रख लेते हो तो हीट लाइट मॉइस्चर से ये अनप्लेजेंट स्मेल देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है जनरली। यस सर, ऑक्सीडेशन आप लोगों के ऑप्शन में दिया नहीं है। आप लोगों ने इससे कहीं पे पढ़ाई किया था? जो लोग बी बता रहे हैं, बताओ थोड़ा सा। आप जो लोग बी बता रहे हो, आप लोगों के पास कुछ है कंटेंट? ऑक्सीजनेशन पढ़ाई किया था, ऑक्सीजनेशन नहीं ऑक्सीडेशन, सुचित्रा।
एक्चुअली ये रिलेटेड आ ଗୋଟେ क्वेश्चन पढ़िଥିଲି। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन भी करता है एज वेल एज हाइड्रोजनेशन भी करता है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट नहीं है कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ये हाइड्रोजनेशन करता है। ये ऑक्सीडेशन तो होता ही है, लेकिन और कहीं से मैंने ऐसे ही कंटेंट पे देख लिया इंटरनेट पे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हिस्टडीन, इसको तो देखा मैंने, लेकिन और ये भी मैंने देखा कि हाइड्रोजनेशन भी होता है, हाइड्रोजनेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, urinary water loss is increased in, urinary water loss is increased in, यानी डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, chronic glomerulonephritis as well as all of this, ये सारे कंडीशन में यूरिन में आप लोगों का वाटर लॉस इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। urethral discharge is present in, urethral discharge is present in syphilis, herpes genitalis, gonorrhea, cancroid। वेरी गुड, सब लोगों ने एकदम सही बताया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। वेरी गुड। गोनोरिया, gonorrhea is caused by, gonorrhea is caused by, पूरा फुल नेम लिखना जीनस और स्पीसीज के साथ। नीजरिया गोनरी, गुड गुड, नीजरिया गोनरी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो होता है वो गोनोरिया कंडीशन में आप लोगों का होता है। ये क्वेश्चन बताओ, Ekman test is a test used for the identification of, Ekman test is a test used for the identification of, तपस्विनी और रूपा बता रहे हैं कोलिफॉर्म बैक्टीरिया फ्रॉम वर्म ब्लडेड एनिमल्स। तो क्या हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं? हम लोग क्या हैं? ह्यूमन बीइंग। वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, तो ईक्मैन टेस्ट जो होता है ये होता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया फ्रॉम वर्म ब्लडेड एनिमल्स। वर्म ब्लडेड एनिमल से कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए ईक्मैन टेस्ट किया जाता है। हुआ, नाम थोड़ा सा याद रख लो, अगर लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट तो एक बार लिख लो, ठीक है, एक बार लिख लो, नहीं तो सही हो जाएगा। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 62 होता है खत्म, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 63। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो आप लोग जानते हो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नो डाउट सब लोगों को पता है, यस और नो? नो डाउट सब लोगों को पता है। पेशेंट ससेप्टेबिलिटी, माइक्रोबियल एजेंट्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तीन चीजें इट विल इन्फ्लुएंस द
नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों ने बताया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। What are the portals of entry for microorganisms in intravenous catheter system? इंसर्शन साइट, जहां पे इंसर्शन होता है नीडल का। मेडिकेशन पोर्ट, स्टॉप कप, जो एक जैसे आप लोगों ने सलाइन में देखा नहीं होगा, कंट्रोल करने के लिए जो ये होता है उसको स्टॉप कप बोलते हैं कैथेटर सिस्टम में। ऑप्शन से मीनिंग जाननी तपस्विनी, थोड़ा सा वेट करना, क्लास खत्म होने के बाद वो वाला फोटो मैं दिखा दूंगी यहीं पे, ठीक है, पूरा समझ आ जाएगा। क्योंकि यहीं बीच में अगर फोटो लेके आती हूँ तो ये पूरा पेज खत्म हो जाएगा, 10 मिनट यहीं पे लॉस हो जाएगा फिर से ये पेज लाने में। तो आंसर है स्टॉप कॉक। जनरली जो होता है इंसर्शन साइट पे तो आप लोग क्या करते हो, उसको क्लीन करके स्टेराइल करके ही करते हो, तो उस पे नहीं होगा। स्टॉप कॉक में उसी जो कंट्रोल जहाँ पे हो रहा है, पिक्चर दिखाऊंगी मैं, वहीं पे ज्यादा टाइम पे यहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री कर सकते हैं स्टॉप कॉक के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, स्टॉप कॉक जो कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा की जो होता है वही होता है। हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो। एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट मेजर द एबिलिटी ऑफ एन एंटी, क्वेश्चन कितना बड़ा है आप लोग पढ़ लो और आंसर सही सही बता देना। मतलब देखो, हीट और कोल्ड दोनों अलग होते हैं, दोनों मेथड से आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कंसंट्रेटेड मेथड से भी करोगे, डाइल्यूशन मेथड से भी करोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक को चूज करो। देवी प्रसाद, गोटे जिनस भितर केते मिनिमम जते हमें डाइल्यूशन करिवा, पूरा सबुठ डाइल्यूशन जोठी लास्ट थिबो, सेइठु भितरु भी जदि हमर एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी हमहु जाना पड़ी पारुचे, देन होची हमें जानि परिबा जे एइटा इनहिबिट करि परिबो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो कंसंट्रेशन करले कोन हो, डिफ्यूजन मेथड जनरली तो तुम माने पढिछ ना, डिफ्यूजन डिस्क मेथड। यस और नो, यस और नो। एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग एसटीसी को बोलते हैं ना। तो डाइल्यूशन कर करके लास्ट डाइल्यूशन में भी अगर ये क्या करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, then you can say that yes, this is the antibiotic. So option number A will be the correct answer of this question. Is that clear all of you? Is that clear all of you? Question number 66. Which of the following is considered one of the most important pathogens responsible for nosocomial infection? जितना वोटिंग सी को मिल रहा है उतना वोटिंग बी को भी मिल रहा है। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, किसको लॉक किया जाए? कमेंसल हमारे बॉडी में कौन सा है? स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ ऑरियस इज ऑल्सो कमेंसल ना।
यस, यस। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है, ज़्यादा स्प्रेड कौन-सा होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैक्सिमम परसेंटेज में कौन-सा रहता है। क्योंकि यहीं पे जो भी ऑप्शंस दे रहे हैं ना, सारे ऑप्शंस जो हैं सही होते हैं। मुझे तो लग रहा था कि इक्वल ही होगा, यूटीआई एक से दूसरे को होता है ना? लेकिन हमारा जनरली जो स्टाफ ऑडियंस जो है कमेंसल है, ये जनरली क्या होता है ना, इतना डेंजरस तो होता नहीं है, ठीक है? इतना डेंजरस तो होता नहीं है। तो ये क्या करता है ना, ये इम्प्लांट पैथोजन है जो कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कर लेता है जनरली। क्योंकि कमेंसल के तौर पे रहता है तो एक से दूसरे को जल्दी से स्प्रेड कर जाता है और उसमें से क्या होता है ना, लोगों को इतना अफेक्ट नहीं होता, लोगों को इतना नहीं। तो अगर सीडोमोनास होता, थोड़ा सा सोचना है, अगर सीडोमोनास होता तो सारे लोगों को मतलब सीडोमोनास का इन्फेक्शन होना ये जनरली आप लोगों ने सुना नहीं होगा। स्टाफ ऑरियस इज कॉमन, ठीक है? इतना उसका मतलब सीरियस इलनेस ये नहीं करता है स्टाफ ऑडियंस। तो ये जनरली होता है और मेडिकल स्टाफ वालों को पता नहीं चलता, ठीक है?